हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? एकदम बढ़िया। तुम लोग सुनाओ। चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलिए बोलिए बेटा। क्या नाम है आपके फ्रेंड का? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो। धन्यवाद है आपका स्वागत करने के लिए। क्या हाल चाल है बेटा? गुड मॉर्निंग। जय जय राम जय जय राम। राधे राधे बेटा। हाँ। अच्छा, किनका बर्थडे? मैं नाम नहीं सुन पाया बच्चे। श्रेया, श्रेया बहुत 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 शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। भगवान करे आपकी सारी विशेष पूरी हो बच्चे, जो भी आप इस साल के लिए आपकी विशेष हैं। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, हो गया, विच हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम सूरज कल कहाँ थे भाई? कल क्यों नहीं आए क्लास? हम्म। तुम बेटा क्लास नहीं आते हो रोज, ये देख रहा हूं मैं तुम्हारा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यशी, यशी नाम है? क्या नाम है? शशि? यशी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे यशी, बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको जन्मदिन की। पालम। निशांत भाट। देखो कुछ कुछ बच्चे तो सिंसियरली, कुछ बच्चे तो सच में जिनका बर्थडे होता है, कुछ का तो ऐसे ही बना देते हो तुम लोग हैं। बच्चों अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, जिनका भी जन्मदिन है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। निशांत का जन्मदिन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज सही बोल रहा होगा। रिदम, रिदम का भी हैप्पी बर्थडे रिदम। हैप्पी बर्थडे वैभव। पालम का बोल दिया ना। एनिवर्सरी किसकी आ गई? अरे एनिवर्सरी किस चीज की एनिवर्सरी है? गुड मॉर्निंग। सालगिरह मतलब शादी की सालगिरह है क्या? अवनीश हैप्पी बर्थडे। भैया तो शादी मुझे पता चल रहा है ये सब। तुम लोग क्यों यार, तुम लोग सच सच किसी का भाई जन्मदिन है, किसी का बर्थडे है, तो उसके लिए उस बड़ा हैप्पी हैप्पी बर्थडे अनुपमा। अब बच्चे होता क्या है कि अब मुझे, अब किसी का है सच में और ना विश किया जाए तो अच्छा नहीं होता, बड़ा स्पेशल दिन होता है। तो जिनका भी है बच्चों, जिसका सच में है, आपका जन्मदिन बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बच्चों। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो इस साल जरूर पूरी हो। आप बढ़िया से कॉलेज में जाओ। चलिए। लड़कियां झूठ बोलती हैं। हाँ। कल नहीं आओगे? ठीक है। जलवा है तुम्हारा, आओ चाहे ना हो। आ, हाँ। शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। सर्कुलर मोशन कल थोड़ा सा शुरुआत की थी बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों सर्कुलर मोशन कल हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, है ना? डेफिनेशन देखी थी सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है ना, तो उसके मोशन को हम लोग बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। फिर मैंने बच्चों एक डेफिनेशन आपको बताई थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। फिर बात की थी बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला गया था थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बच्चों यूनिट का ध्यान रखिएगा, कई बार डिग्री में दी रहती है, तो डिग्री भी होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है बच्चों, वो रेडियन है। ठीक है। बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा, हो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। रुकिए बच्चों, रुक जाइए थोड़ा सा, 2 मिनट रुक जाइए, मैं जल्दी से क्वेश्चन करा देता हूँ कल होमवर्क वाले।
कौन कौन से सवाल थे बेटा, थोड़ा सा बताइए, याद दिलाइए तो एक बार, क्या था सवाल? रुक जाइए, मेरे पास नोट्स में होंगे, रुकिए एक सेकंड। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हाँ, ओके ओके, मैं समझ गया, बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं फटाफट से वो वैल्यूज निकाल लेता हूँ। हाँ, ये था, एक पार्टिकल था 1 मीटर हाइट से रिलीज किया गया है, और ठीक है। तो बच्चों इसमें आपने कौन सी अप्रोच लगाई है, अगर कोई बताना चाहे कि सर ऐसे सोचा मैंने, कोई भी आप में से बताना चाहे। पार्टिकल 10 न्यूटन। हाँ बोलिए बेटा। ठीक, एक सेकंड बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको, एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। बच्चों इन्होंने बोला है इस सवाल के लिए, होपफुली आप सबने एक बार सवाल देखा होगा, तो इस सवाल के लिए इन्होंने बोला कि सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देंगे, तो बच्चों आपको लगता है कि मैकेनिकल एनर्जी इस पूरी चीज में कंजर्व रहेगी, या लगता है नहीं होगी? क्या लगता है बेटा आपको, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? होगी तो क्यों होगी कंजर्व, और नहीं होगी तो उसका कारण क्या है? कोई भी बच्चा बताना चाहे। कंजर्व नहीं रही, कारण क्या है बेटा? फ्रिक्शन है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों एक चीज समझिए आप, ये तब ट्रू है जब मैंने आपको बोला था केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हों। इस सवाल में देखिए बच्चों, तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, और ये फ्रिक्शन होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से बच्चों हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करना चाहिए, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाएं तो कैसे सॉल्व करें? तो उसका तरीका है बच्चों, दो तरीके से सवाल हल हो सकता है बच्चों। आप तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए, है ना, कि यहाँ पे मान लीजिए चलते चलते यहाँ पे रुक गया, तो शुरुआत यहाँ से की थी, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, और दूसरा इससे भी हो सकता है, बस इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा। क्या? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बेटा, तो इस बार आप बोलेंगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, या तो आप ये लगा लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए। मैं दोनों से आपको आंसर बताता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे बच्चों तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखने लायक बच्चों ये है बात कि इनिशियल आप रेस्ट पर से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जा रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यानी राइट हैंड साइड बच्चों दोनों टर्म जीरो है, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बच्चों दो फोर्सेज लग रहे हैं, आप कहेंगे सर दो से ज्यादा लग रहा है, मैं पूछूंगा कैसे बेटा? आप कहेंगे सर कि एक तो ग्रेविटी लग रहा है, मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। दूसरा आप बोलोगे सर नॉर्मल लग रहा है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों ए से लेकर यहां तक, यानी मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से लेकर पॉइंट ए तक केवल ग्रेविटी लग रही है और नॉर्मल लग रहा है, दो फोर्सेज लग रहे हैं। तो बच्चों आप इस तरह से लिखना चाहो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। ए के बाद बच्चों जब यहां पे ब्लॉक पहुंचता है तो उसके पे फ्रिक्शन भी लगना शुरू हो जाता है, नॉर्मल भी एक्ट करता है और ग्रेविटी भी एक्ट करती है। ठीक है, तीन फोर्सेज लगते हैं, तो वर्क, तो तीन तरह के फोर्सेज है बच्चों, नॉर्मल है, ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है। तो नॉर्मल ग्रेविटी लिख दिया, फ्रिक्शन और लिख देते हैं, इन तीनों के वर्क डन का जो है समेशन जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो देखिए बच्चों वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा वो होगा mg, 10 न्यूटन इसका वेट है, और वर्टिकल हाइट कितनी बच्चों 1 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो ये होगा mg इंटू एच, इतना ग्रेविटी वर्क करेगा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें बेटा? वर्क डन बाय नॉर्मल थ्रू आउट जीरो रहेगा बच्चों, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो नॉर्मल का वर्क डन थ्रू आउट जीरो रहेगा। अच्छा बच्चों ए से लेकर बी तक ग्रेविटी कुछ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी जब फ्लैट सरफेस पे ब्लॉक पहुंच जाएगा ना, तो ग्रेविटी देखिए इस तरह से लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा होगा, तो जो फ्लैट सरफेस है वहां ग्रेविटी कुछ काम नहीं करेगा, तो ग्रेविटी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में इतना काम करेगा, वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा जीरो रहेगा। देखिए बच्चों यहां से लेकर यहां तक, इनिशियल से लेकर पॉइंट ए तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां तो फ्रिक्शन के वर्क डन की चर्चा ही नहीं होगी। ए से बी तक फ्रिक्शन वर्क करेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी बच्चों म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री बराबर जीरो।
ठीक है बच्चों, तो यहां से 10 बराबर आप लग दीजिए, 10 बराबर हो जाएगा म्यू एन इंटू एस। बेटा 10 बराबर म्यू की वैल्यू 0.2 दी हुई है, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 डिवाइड बाय 0.2 मीटर, यानी बच्चों 5 मीटर। आप में से किसी बच्चे ने सॉल्व किया और आंसर 5 मीटर आया हो तो बच्चे बता सकते हो आप। कुछ डाउट हो तो बेटा इसमें पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। लेकिन आपका ये लगा के नहीं आएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं लग पाएगा यहाँ पे। अच्छा सर, ये नहीं लग पाएगा तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये कैसे कर देंगे? तो मैंने कहा देखिए बेटा, जब आप ई फाइनल लिखते हैं तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है। और बेटा जहां पे फाइनल है वहीं पे मैं रेफरेंस मान लेता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका, रेफरेंस लाइन वही मान लेते हैं जहां पर फाइनल पोजीशन। क्या बेटा? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये पहला वाला मेथड क्लियर हो गया था, पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला बताता हूं। देखिए, हम ये वाला तरीका नहीं लगा सकते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कभी बच्चों, अब इसको आप ध्यान रखिए, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगेगा, लेकिन आप ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कर सकते हो। तो फाइनल जब पार्टिकल पहुंचेगा बच्चों तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो क्योंकि रुक जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो क्योंकि रेफरेंस लाइन पे आ गया, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल में बच्चों के इनिशियल तो जीरो, पार्टिकल रेस्ट पर से स्टार्ट हो रहा है, यू इनिशियल बराबर हो जाएगी mgh। ठीक है, तो 10 इंटू एच की वैल्यू 1, तो ये बच्चों माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बच्चों फ्रिक्शन के अलावा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा? तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखिए वही इक्वेशन बन रही है, 10 बराबर म्यू एन एस, यहाँ पे देखिए 10 बराबर म्यू एन एस, तो दोनों से सेम आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एनर्जी तो देखिए कंजर्व नहीं रहेगी, आपको लिखना पड़ेगा ई एफ माइनस ई आई बराबर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? देखिए, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना होता या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लगता तो ये चीज जीरो हो जाती, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इनका जो डिफरेंस है ना, देखिएगा, मान लीजिए आपने यहां से ब्लॉक को छोड़ा एक एग्जांपल के लिए, 100 जूल एनर्जी के साथ रिलीज किया, ब्लॉक यहां पहुंच जाता है और इसके पास एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस हुआ है ना, 0 माइनस 100, यहां पे जीरो हो गई एनर्जी, माइनस 100। ठीक है, यानी 100 जूल का एनर्जी कहीं चला गया, वो कहां चला गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ले गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ले गया। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल हल होगा। किसी कुछ क्रॉस क्वेश्चन डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए बच्चों। और कोई सवाल दिया था कि बेटा इसके अलावा? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, फिर से बोलिए बच्चे, आपकी आवाज थोड़ा कट रही थी, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है बेटा, कर सकते हो आप। उसमें भी आप या तो ये लगा लीजिए या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लगा लीजिए। और जब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लगाएंगे तो के फाइनल और के इनिशियल, अगर आप कुछ स्पीड देके छोड़ रहे हैं, मान लीजिए नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से झटका देके आपने छोड़ दिया है ना, कि ऐसा 10 मीटर पर, तो के इनिशियल में आप हाफ एमवी स्क्वायर लगाइए। और मान लीजिए आप किसी ऐसे पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जहां पे रुका नहीं, मान लीजिए यहाँ पे स्पीड निकालना चाहते हैं, आपने बोला कि 2 मीटर चलने के बाद बताओ स्पीड कितनी होगी, तो के फाइनल फिर आप ये रख दीजिए, हाफ एमवी स्क्वायर मान लीजिए, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिख दीजिए, ग्रेविटी, नॉर्मल और फ्रिक्शन। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, नॉन कंजर्वेटिव अगर आप फ्रिक्शन वाले एरिया में चला गया तो फिर फ्रिक्शन का भी वर्क डन काउंट होगा। देखिए, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल में मैं समझ गया आपका डाउट। देखिए बच्चों, दो तरीके मैंने बताए आपको सवाल हल करने के। एक तो तरीका ये है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक तो ये तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरी। दूसरा तरीका है कि आप ऐसा करो
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज मत लिखो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लिखो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट नहीं कर रहे होते तो ई फाइनल बराबर ई इनिशियल लिख देते। जब बेटा आप दूसरा वाला आप लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला जब आप लगा रहे हैं, तो इसमें देखिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज नहीं करना है, केवल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव करना है। जब ये वाला ऊपर वाला लगा रहे हैं तो आपको वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज लिखने हैं, भले ही वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव। तो इनमें और इसमें अंतर है, ठीक है सर। ये अंतर क्यों आया, देखिए उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज लिखते हैं कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो वर्क डन बाय ऑल में बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेज का भी काउंट करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव का भी काउंट करते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब कंजर्वेटिव वर्क डन का बच्चों क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू, यही तो होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और के फाइनल माइनस के इनिशियल। जब बच्चों ये डेल्टा यू का मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये माइनस पहले से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब बच्चों ये माइनस वाला पूरा उठा के इधर भेज दीजिए तो प्लस बन जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब बेटा के फाइनल यू फाइनल को जोड़ दीजिए तो ई फाइनल बन जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे के इनिशियल यू इनिशियल को जोड़ दीजिए तो ई इनिशियल बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो जब आप ये वाला लिख रहे हैं तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं लिखना फिर, क्योंकि जब आप फाइनल मैकेनिकल और इनिशियल मैकेनिकल लिख रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी काउंट हो जा रही है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है। तो जब आप ये वाला लगा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से जा रहे हो, तो फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन नहीं लिखने हैं। लेकिन जब आप ये लगा रहे हो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों एक सवाल पूछा था, बड़ा आसान सा था, किसी ने अटेम्प्ट किया तो बच्चों आंसर बता सकते हो क्या? एक ये था कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h व्हेन लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u टू u बाय a आ रहा था। अच्छा डिफरेंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बताता हूँ बेटा। बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, एक h हाइट से ड्रॉप किया गया, द लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u, देन इट्स वेलोसिटी इज v। तो बेटा जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए, E फाइनल बराबर E इनिशियल, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। तो E फाइनल माइनस E फाइनल बराबर E इनिशियल, तो बच्चों K फाइनल प्लस U फाइनल बराबर K इनिशियल प्लस U इनिशियल। तो अब रिलीज कर रहे हो बच्चों तो इनिशियल 0 हो जाएगा, और K फाइनल बच्चों हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। U फाइनल उधर भेज दीजिए बच्चों, है ना, हाफ mv स्क्वायर, और इसको लिख लीजिए बच्चों बराबर बराबर माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। तो बच्चों देखिए जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा, इसमें समझने का प्रयास करिए। माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल मतलब माइनस यू इनिशियल मतलब चेंज इन इंटरनल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा। बेटा आपको ऐसा लिखना चाहिए था, हाफ mv स्क्वायर बराबर लॉस कितना हुआ बच्चों u, तो मास की वैल्यू पूछी है तो 2u बाय वी स्क्वायर, ये आना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है, 2u बाय वी स्क्वायर। बच्चों डी फॉर दिल्ली आ रहा है, दिल्ली ऑप्शन। हाँ, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है ना। और कोई बच्चों दिया था क्या सवाल? अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, स्टोन इज प्रोजेक्टेड vertically up to reach maximum height h, the ratio of its kinetic energy 4h by 5 potential energy at height 5 will be। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा बच्चों लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल को फेंका गया है ऊपर की तरफ टू रीच मैक्सिमम हाइट h, तो इस तरह से कुछ ऊपर फेंकते हैं इसको कि वो मैक्सिमम हाइट h अचीव कर लेता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट h अचीव करता है। उसके बाद बोला है कि द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 4 एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट 4h by 5। बच्चों मतलब ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि 4h by 5 जो हाइट है ना,
वहां पे आप काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। बच्चों यही लग रहा है क्या तुम लोग को भी पढ़ के? एट अ हाइट, बट 5 का कोई सेंस नहीं बनता बेटा। 5 मीटर क्या होगा, क्योंकि एच तो हाइट है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है राइटिंग में। आप यही मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है 4h/5 पे। ठीक है, तो बेटा इसमें बताइए फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 4h/5 पे कितना होगा? चलो बच्चों ये सवाल हल करके मुझे आंसर बताओ जरा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता दीजिए एट 4h/5। तो बच्चों चलिए कोई अगर सजेशन देना चाहे, बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर। यहां पे बताना है बेटा, मान लीजिए पॉइंट ए है, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों देखिए आप, हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, फिर हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया। और बच्चों एक तरीके से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पे रेफरेंस लाइन है कुछ, ठीक है, और तो ये 4h/5 है, मतलब बच्चों h/5 नीचे है। ठीक है, यानी बच्चों जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg इंटू 4h/5 होगी। मानते हो बेटा? क्योंकि अगर ये 4h/5 ऊपर है तो पोटेंशियल इतनी होगी। और देखिए टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगी वो mgh होगी, और काइनेटिक 0 होगी। सही है ना? तो ये जो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना यहाँ पे, इतनी वाली पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो ये mgh/5 है। तो देखिए टोटल mgh है ना, मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है, तो टोटल mgh है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 4 mgh/5 होगी तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब काइनेटिक इज टू पोटेंशियल निकाल लीजिए, तो mgh/5 डिवाइड बाय 4 mgh/5, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1:4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ये जो सवाल है ना, इस टाइप के बहुत कॉमन रहते हैं। कई बार आपको पूछ देगा कि आधी हाइट पे बताओ रेशियो काइनेटिक पोटेंशियल का, कभी बोल देगा 70% हाइट अचीव कर लिया है, काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो बताओ। तो उसमें बस आपको स्पीड से, जैसे एक बच्चा कह रहे थे, उस आइडिया में कोई गलत नहीं है कि सर आप यहाँ पे ना स्पीड निकाल लीजिए और फिर ले लीजिए रेशियो, सही आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर जल्दी करना है तो आप ऐसा ये सोच सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, और टोटल अगर 100 यूनिट मैकेनिकल एनर्जी है, 70 पोटेंशियल पे है, तो 30 काइनेटिक में रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसा करके आप, हाँ ऐसा करके सोचिएगा। आइए बच्चों सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं आप। कौन सा वाला? ये वाला? देखिए देखिए। हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ पे था बेटा? तो हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे यहाँ पे ये प्लांट ऐसी हाइट है और वहां पे ऐसा हाइट दिया हुआ था, क्या स्लोप दिया हुआ था ऐसा? फ्रिक्शन के ऐसा? अच्छा, और यहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन, अच्छा मतलब ऐसा था क्या? ऐसा फिर फ्लैट और फिर ऐसा था? ऐसा था बेटा? और बीच में, हाँ बीच, ठीक बहुत बढ़िया। तो इसमें आप बेटा ऐसा कर सकते हो ना, अम, और बीच में फ्रिक्शन रहा होगा है ना, यहाँ पे म्यू नॉन जीरो रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करो आप यहाँ पे ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा लो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इनिशियल फाइनल दोनों जीरो होगी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेविटी का वर्क डन लिखना पड़ेगा, फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना पड़ेगा, बस दो ही वर्क करेंगे, नॉर्मल का वर्क हमेशा जीरो रहेगा।
तो यहां से यहां तक ग्रेविटी ने कितना, जब यहां से यहां तक आएगा तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी, ठीक है। तो और यहां मान लो कि ब्लॉक जो है वो h हाइट चला गया, हमें नहीं पता कितना हाइट तक जाएगा, मान लेते हैं h हाइट तक चला गया। तो और यहां आपने रिलीज किया था मान लीजिए कुछ 10 मीटर से, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे जो बच्चों इस साइड वाला जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो 10 mg पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव, तो माइनस म्यू mg, और जितना भी इसका डिस्टेंस दिया था मान लीजिए s दिया था, तो ये नेगेटिव रहेगा, और प्लस जब इधर से यहां जाएगा तो फिर से ग्रेविटी वर्क करेगा, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा क्योंकि ऊपर चढ़ रहा होगा ना ये, तो इसको ऐसा लिख दीजिएगा माइनस mgh बराबर 0। तो आपको देखिए सब पता है, ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, केवल यही निकालना है, आ जाएगा, ठीक है। बच्चों सर्कुलर मोशन तुम लोग को पढ़ना है कि नहीं, बता दो, फिर मेरे ऊपर मत बोलना कि सर आ गया सवाल। हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो। हम्म। मतलब कैसे, नहीं समझा, पार्टिकल है वो टूट गया 3 पार्ट्स में, और फिर क्या पूछा था? हाँ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया था। हाँ वो मोमेंटम कंजर्वेशन के हैं, मतलब कोलिजन के टाइम पे पढ़ाएंगे। हाँ चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा समय दीजिए, सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं थोड़ा सा, है ना। आइए, तो ये बच्चों कल चर्चा हो चुकी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, थोड़े से और आसान आसान चीजें पढ़ते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी, जल्दी से बता दो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, लिखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालिए, लिखिए इसके बारे में। 1 अपॉन टाइम पीरियड, एब्सोल्युटली। देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड number of revolution per second is called as frequency. Number of revolution per second is called as frequency. तो फ्रीक्वेंसी बराबर बच्चों 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड भी अभी हम लोग डिफाइन करेंगे तो परेशान मत होइएगा। यूनिट क्या होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्स। हाँ सेकंड इनवर्स या बच्चों हर्ट्स बोल दीजिए, जो भी। हाँ, या बच्चों कई बार ऐसा भी लिख देते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो उसमें भी कंफ्यूज मत हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी कई कभार लिख। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, क्या होता है टाइम पीरियड? बिल्कुल, लिखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और रेवोल्यूशन, जो भी आप लिखना चाहें, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? सेकंड। अगली हेडिंग डालिए बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे जो लिख लिए हैं वो अगली हेडिंग डाल दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी।
बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी? वेरी गुड। बच्चों जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते थे लीनियर वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी, और यूनिट हो जाएगी बच्चों रेडियन पर सेकेंड। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। और कई बार बच्चों यूनिट ऐसी भी दे रखते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में दे रखते हैं, है ना। और फिर आपको चूंकि इसकी एसआई यूनिट बेटा रेडियन पर सेकंड है, अगर आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में बच्चों रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट मिलता है। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड जाने के लिए अगर किसी बच्चे को आइडिया हो कि रिवॉल्यूशन पर मिनट से हम कैसे रेडियन पर सेकंड में जा सकते हैं, तो मुझे बता दे क्या करें। 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। हाँ देखिए बेटा, बिल्कुल सही है। देखिए रिवॉल्यूशन को आपको रेडियन में बदलना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 रेडियन। और मिनट को सेकंड में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली अगर आप रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना चाहते हो तो आपको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो आपको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कह दूं कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसकी स्पीड है 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो फिर बच्चों आपको इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 30 इंटू पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा रेडियन में कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एसआई यूनिट है। आपको जो भी और क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी होंगी वो इसी के आधार पे दी होंगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों आप इसको नोट करिए कि रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए। ठीक बच्चों, एक सवाल ले लेता हूं मैं इसी पे, थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी पे करिए आप एक सवाल सॉल्व। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के बच्चों और थोड़ा सा मैं रिलेशन आपको बता देता हूँ। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है बच्चों? ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। बच्चों इसका सेंस आपको समझ में आता होगा होपफुली कि टोटल एंगल ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल कवर हो रहा है और टाइम टेकन, ठीक है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा बराबर 2 एन पाई, है ना, वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये रिलेशन भी अगर आपको कहीं पे हो सकता है सवालों में यूज हो जाए, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी एंड ओमेगा बराबर 2 एन पाई। ठीक, हाँ आ रही बोलिए। हाँ, राइट। किससे निकालेंगे बेटा? तो ये 2 पाई रेडियन होगा ना बेटा, एंगल है ना ये, तो आप एंगल का 2 पाई रेडियन लिखोगे ना। बोलिए। हाँ मतलब इंस्टेंटेनियस, जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस और एवरेज डिफाइन किया था, तो ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस है। अब जैसे ओमेगा एवरेज निकालना है, ठीक है, तो ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। तो चलो लगा रहा हूं सवाल, है ना, जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हो।
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बच्चों को मतलब नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। कितना बेटा? आई आर, आर तो दिया नहीं है बेटा। 4 पाई बाय 9। 4 पाई बाय 9। ओके, कैसे किया बच्चों आप लोगों ने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 4 पाई बाय 9 जिन्होंने निकाला है बच्चों, थोड़ा सा बताइए मुझे। ठीक है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटा? तो ये तो दिया हुआ है ना। एक सेकंड आपको रोकूंगा मैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ना, पार्टिकल रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस इन 2 सेकंड। तो 1/3 जो है सर्कमफ्रेंस का वो 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो मान लीजिए यहां से शुरू करता है, ऐसे लेते हैं, और जो है 1/3 वो 2/3 है ना, कंप्लीट फर्स्ट 1/3। अच्छा 1/3 है, तो 1/3 पहले 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो यानी ए से बी तक जो कि 1/3 है, मान लीजिए 2 पाई बाय 3 है ना, 120 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से। हाँ, ये तो 1/3 जो है वो कंप्लीट कर ले, यानी 2 पाई बाय 3 तो ये कंप्लीट कर रहा है 2 सेकंड में। ठीक है, 1/3 और दूसरा में 2 सेकंड, while the next 1/3 in 1 सेकंड। अच्छा, अगला 1/3 वो जो है, अगला 1/3 यानी फिर से 2 पाई बाय 3 यहां से, यानी बी से लेकर सी, यानी अगला 2 पाई बाय 3 वो कंप्लीट कर रहा है कितना, 1 सेकंड में, है ना। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मेरे हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देंगे 1 + 2 यानी 3, यानी 4 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। आया बच्चों तुम लोग का भी यही? वेरी गुड वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड, जिनका भी यही आया है बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं बच्चों और देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मैंने अभी इसके बारे में बताया नहीं बच्चों ज्यादा, लेकिन तुम लोग थोड़ा बहुत ऑलरेडी नॉलेज है तो देख सकते हैं। ये कर लिए सवाल, फिर करते हैं। रुक जाओ भैया, हाँ रुक जाइए। हाँ बोलिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये बच्चे देखिए, सवाल में पूछा गया, कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर रोड डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स अबाउट द सेंटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बराबर एंगल जो है बराबर समय में ट्रेवल करता है। तो बच्चों अगर बराबर एंगल बराबर समय में ट्रेवल कर रहा है तो क्या चीज कांस्टेंट होगी? इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल। बिल्कुल, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? देखिए बच्चों, पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन करे, है ना, ये इस पे मैं अभी और डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन ये बच्चों आपको सबको समझ में आता है कि वेलोसिटी पार्टिकल की हर मोमेंट चेंज हो रही है, ये क्लियर है ना सबको? मैग्नीट्यूड हो सकता है कांस्टेंट रहे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो, हाँ, बट डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। तो याद रखिएगा, भले ही वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, पार्टिकल की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, ये तो गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज, ये बच्चों सही हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। और आप सभी को पता है बच्चों की ओमेगा बराबर वी बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर वी बाई आर। रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट बच्चों वी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी की हमेशा चेंज होती रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए, एक और थोड़ा सा बच्चों किसी को डाउट है इसमें,
ये कह रहे हैं कि सर ये कैसे आपको पता चला कि 1/3 जो है वो 2π/3 होगा। तो देखिए पूरे सर्कल का जो सेंटर पे एंगल होता है, मान लीजिए एक पार्टिकल है पॉइंट ए से शुरू करता है, पूरा घूम के वापस से पॉइंट ए पे आ जाता है, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये 2π होगा। बेटा जो भी पूछ रहे थे देखिए पूरा एंगल 2π होगा। अब अगर 1/3 वो चलता है, 1/3 सरकमफ्रेंस कवर करता है, मतलब यहां से चला और टोटल सरकमफ्रेंस का 1/3 कवर कर पाता है, तो पूरा एंगल 2π, तो 1/3 कितना होगा? 2π का 1/3, यही तो होगा, सही है ना? हाँ, तो इसलिए 2π/3 हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देखिए कैलकुलेट इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोला है। अगर केवल वेलोसिटी बोलता तो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो देखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, वो कितना एंगल कवर कर रहे हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक और सवाल बच्चों देखिए, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ सेकंड हैंड एंड द मिनट हैंड। किसी का आंसर आ जाए बच्चों, बताना चाहें तो बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड द मिनट हैंड? तो बच्चों देखिए ओमेगा बराबर 2π/t है ना। अब चूंकि कोई भी सेकंड हैंड हो या मिनट हैंड हो, पूरा कवर तो 2π रेडियन करेंगे एक उसमें, और एंगुलर स्पीड उनकी कांस्टेंट भी रहती है, तो यहां से कह सकते हैं ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर T2/T1। तो सेकंड हैंड किसका किसका रेशियो पूछा है? सेकंड हैंड और मिनट हैंड, तो ओमेगा सेकंड ऑफ ओमेगा मिनट। तो देखिए बच्चों मिनट का जो टाइम पीरियड होता है कितना होगा बच्चों मिनट के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए मिनट वाली 60 मिनट्स है ना। तो 60 मिनट, अब बच्चे ये है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा ना। और सेकंड हैंड का बच्चों एक सेकंड हैंड पूरा एक चक्कर कितने में करती है? 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 60:1। ठीक है, मेरे हिसाब से डी आएगा बच्चों। तुम लोग ए कह रहे थे क्या? डी आएगा। सेकंड हैंड की स्पीड ज्यादा भी होनी चाहिए एंगुलर स्पीड, सही बात है ना। ओके ओके, बट आइडिया क्लियर है ना सबको? नोट कर लीजिए भैया जिनको नोट करना है, अगला सवाल करते हैं। ठीक, जिन्होंने लिख लिया बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। देखिए बच्चों लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन निकालना है, जरा ध्यान से देखिए 2 मिनट। अच्छा डिस्कशन है बच्चों, इस पे सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो हमें ये पता है कि एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बच्चों दोनों साइड आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ बराबर डी डी टी ऑफ आर इंटू थीटा। क्योंकि बच्चों सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है तो रेडियस कांस्टेंट रहेगी, बाहर आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। और यहां बन जाएगा बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ, हो जाएगी वेलोसिटी। यहां से बच्चों वेलोसिटी v बराबर आ जाएगा आपके पास आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो खैर आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, याद भी होगा शायद, कि v बराबर आर ओमेगा। नहीं याद है तो बच्चों याद रहना चाहिए लीनियर वेलोसिटी बराबर आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इनका वेक्टर यानी इनका डायरेक्शन समझना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई पार्टिकल बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव करता है या किसी भी कर्व पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ हो पैराबोलिक पाथ हो कोई भी कर्व पाथ हो, तो उसमें एक चीज बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिएगा
जो पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, पार्टिकल के जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। मतलब मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू कर रहा है और लगातार ऐसा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो किसी भी मोमेंट में बच्चों आप इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी मोमेंट पे, वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जैसे ए पॉइंट से चल, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, बी पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, सी पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इधर से होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू कर्व्ड पाथ होती है, भले वो सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, कोई भी हो। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ठीक है, तो टेंजेंशियल रहेगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बच्चों की रेडियस वेक्टर के साथ हमेशा वेलोसिटी 90 डिग्री पे रहेगी। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जो भी तुम्हारा रेडियस वेक्टर होगा, ठीक है, उसके साथ वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी, पहली चीज। तो वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। दूसरी चीज बच्चों, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है सर? ऐसा वेक्टर जो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। जैसे पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसके जो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है बच्चों बाहर की तरफ होगा। ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, अच्छा आप हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करिएगा, राइट हैंड थंब रूल। तो जो फिंगर्स होंगी वो ओमेगा यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल दिखाएंगी और थंब आपका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिखाएगा। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी भी जो है वो परपेंडिकुलर होगी आर वेक्टर के, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी वेक्टर के। क्योंकि बेटा वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों आपके इस प्लेन में है और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन। तो ये एक्चुअली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और बच्चों आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मैं लिखता हूं ना, सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो बच्चों इसमें ये जो तीनों वेक्टर है ना ए बी सी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बिल्कुल, तो चूंकि ये तीन वेक्टर जो आपस में इन्वॉल्व है वी आर ओमेगा, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? वेक्टर वी बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। सर लेकिन हम तो हर जगह आर ओमेगा पढ़ते हैं। बिल्कुल, आर ओमेगा बच्चों आप हर जगह पढ़ते हो, वो वेक्टर फॉर्म नहीं है, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म हमेशा ओमेगा क्रॉस आर होगा। सर कैसे? मैं थोड़ा समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पे ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ है और आर वेक्टर थोड़ा सा, आर वेक्टर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया, है ना, और ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर ये है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। तो ओमेगा बाहर की तरफ, जब बेटा आप ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर इधर है। मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय। तो जो पहला वेक्टर होता है बेटा उसकी तरफ आप फिंगर्स रखते हो, जो पाम होता है वो पॉइंट करता है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे फिंगर्स हैं ओमेगा वेक्टर की तरफ, पाम आर वेक्टर की तरफ, तो थंब आपका वेलोसिटी वेक्टर की तरफ होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा ओमेगा क्रॉस आर होता है और ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। याद रहेगा बच्चों, ये नोट कर लीजिए सब कुछ, फिर सवाल करेंगे। ठीक, करिए करिए करिए। बढ़ चलें आगे बच्चों, हो गया? हाँ लिखिए लिखिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं चेंज। ठीक, तो जो एक सवाल देखिए, बहुत आसान सा है, तुरंत आंसर आंसर करिएगा इसका।
क्या लगता है बच्चों? हाँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बच्चों जाएगा पार्टिकल। मान लीजिए अगर आप पार्टिकल को रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है और अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है बच्चों, मान लीजिए कहीं पे भी थ्रू द मोशन, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक होती है तो पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही चलता चला जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। बिल्कुल, दिल्ली सही है। कॉन्सेप्ट वाली। क्या बेटा? हाँ, हाँ, कांस्टेंट रहेगी। तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आता। एंगुलर एक्सेलरेशन ही चेंज कर सकता है एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, आते हैं उस पे। ठीक, ये देखिए अगला सवाल। क्या रहा बेटा? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मुझे बहुत समय लग गया भाई। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्या सवाल? अच्छा, ये आ रहा है। चलिए, सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच है 6 सेंटीमीटर लेंथ, द स्पीड ऑफ इट्स टिप। तो अगर बच्चों आपको टिप की स्पीड निकालनी है तो v बराबर आर ओमेगा यूज करना पड़ेगा। आर हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो 6/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ओमेगा, ओमेगा होगा बच्चों 2 पाई/t, यानी 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग। तो बच्चों वो 1 मिनट होगा, यानी 60 सेकेंड्स होगा। अब बच्चों ये होगा पार्ट जो सेकेंड हैंड है उसके टिप की स्पीड। अब किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है बच्चों तो पूछ लीजिए। क्लियर है क्या बच्चों सबको ये? ठीक, ठीक। तो बच्चों ये v की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब हमसे सवाल में पूछा है कि डिफरेंस इन वेलोसिटी, अच्छा मीटर पर सेकंड बच्चों या मिलीमीटर पर सेकंड, तो 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड ये हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन 2 पाई है और लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चों, ये दोनों तो गलत हो गए स्पीड वाले। अब डिफरेंस इन स्पीड को कैसे निकालेंगे? तो बेटा मान लीजिए इस मोमेंट पे अ, ऐसा है, ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी वेक्टर। और जब 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी, 90 डिग्री चेंज हो जाएगी, मतलब जब टिप यहाँ पे पहुंच जाएगी, सॉरी, टिप यहाँ पे पहुंच जाएगी, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, है ना, टिप यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा चलेगा, है ना। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी। तो दो वेलोसिटीज बराबर है, इनके बीच के डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे हम लोग? नेट रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि हाँ, cos थीटा 0 है बच्चों, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी v√2 आ जाएगा बेटा, सही है ना। तो 2 पाई√2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक तो 2 पाई और 2 पाई√2, तो बच्चों ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो। गुड। मुझे मुश्किल लग रहा था कि ये सवाल, थोड़ा बताइए, अगर मुश्किल लग रहा होगा तो एक आध प्रैक्टिस के लिए और लिया जाएगा फिर। सही लग रहा था?
डिफरेंस के लिए देखिए रिजल्टेंट, हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यूज करते हैं ना। हाँ, डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, सही बात है। डिफरेंस इन वेलोसिटीज पूछा है तो बेटा क्या करोगे, डिफरेंस इन वेलोसिटीज, डिफरेंस इन स्पीड जीरो है, वेलोसिटी का डिफरेंस पूछेगा तो आपको वेक्टर फॉर्म में तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, बोलिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। आर क्लियर है आपको, रेडियस, मैं बता देता हूँ फिर से आपको, देखिए आर तो क्लियर है ना सबको, 6 सेंटीमीटर, 6/100। ओमेगा क्या होता है बेटो, ओमेगा होता है 2 पाई/टी, है ना। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई समय जो उसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगे। अब सेकंड सेंड का क्या मतलब होता है बच्चों, सेकंड वाली जो सुई होती है घड़ी में, तो वो एक पूरा चक्कर 1 मिनट में कंप्लीट करती है, 60 सेकंड्स लगते हैं ना उसको। तो 2 पाई/60 कर दिया, तो ओमेगा की जगह 2 पाई/60 और आर की जगह ये कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो 2 पाई × 10⁻³ मीटर/सेकंड आ गया। अब 10⁻³ मीटर पर सेकंड को मिलीमीटर भी लिख सकते हैं ना, तो 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और फिर नेट, चूंकि डिफरेंस के बारे में पूछा है तो डिफरेंस के लिए रिजल्टेंट आर अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस बी, चूंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, आप देखोगे दोनों वेक्टर्स के बीच में, है ना, तो थीटा 90 रखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक और बच्चों सवाल करते हैं तो और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। बोलिए। देखो देखो देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बच्चे जिन्होंने भी पूछा है, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किस चीज का फॉर्मूला है बेटा। हाँ, और ये थीटा क्या दिखाता है, रुक जाइए बेटा एक एक करके, ये थीटा क्या दिखाता है बेटा। अच्छा, वेलोसिटीज के बीच में जो एंगल होता है, तो थीटा 90 डिग्री है ना यहाँ पे, ये समझ आता है आपको। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों की मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, आप देखो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड जो है सेकंड साइड वो चेंज नहीं होगी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये v√2 हो जाएगा, है ना। v की वैल्यू 2 पाई है, 2 पाई यहाँ रखोगे, 2 पाई√2 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है। और हाँ, और क्या कुछ पूछ रहे थे बच्चे, मैं समझ नहीं पाया। थंब रूल देखिए, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा मैंने बताया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शन बाहर होगी, अगर क्लॉकवाइज पार्टिकल घूमता तो उसकी डायरेक्शन अंदर होती। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर कुछ है तो पूछ लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज जब पार्टिकल जाएगा तो ओमेगा बाहर आउट ऑफ द प्लेन होगा, जब क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव करेगा तो ओमेगा इनटू द प्लेन होगा। जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए इसका ओमेगा बाहर है। ठीक है, फिर राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको जो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाते समय बताया था कि आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, तो उसमें जो पहला वेक्टर हो, इस केस में जो कि ओमेगा है, उसकी तरफ आपको फिंगर्स रखनी है, जो पाम होगा वो दूसरे वेक्टर की तरफ, तो ओमेगा बाहर की तरफ, आर वेक्टर इधर, तो पाम जो है वो आर वेक्टर की तरफ, ओमेगा की तरफ फिंगर्स, तो जो थंब होगा वो वेलोसिटी वेक्टर यानी सी वेक्टर की तरफ होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर देखो ऊपर है ना यहाँ पे, तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है। एक और सवाल करिए बच्चों, इसका थोड़ा जल्दी आंसर बताइएगा तुरंत। बच्चों आंसर आना चाहिए था, अभी तक आया नहीं है एक भी। ऑप्शन बी बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही है ये, v/r। कैसे v/r हो गया, क्या पूछा गया है बेटा इसमें, ओमेगा पूछा गया है।
हाँ, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। बच्चों ये ओमेगा की डेफिनेशन है, ठीक है, ये जो चीज लिखी हुई है, तो ओमेगा बराबर v बाय आर। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप में से बच्चों कोई बताना चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए भैया तुम लोग यार एक एक लाइन भी नहीं लिख पा रहे हो यार, ये सब गड़बड़ ना। इसमें एक लाइन लिखने में क्या है बउआ, जल्दी जल्दी लिखो यार, एक लाइन लिखने नहीं नहीं, एक लाइन लिखने के लिए तुम लोग इतना कह दे रहे। एंगुलर एक्सेलरेशन आओ जल्दी से। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक सब क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को कुछ? पक्का ना? हाँ, आसान आसान चीजें हैं इसलिए थोड़ा सा। चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बच्चों यही है ना? हाँ, डेल्टा ओमेगा बाई टी, है ना, जितना ओमेगा में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये बच्चों एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना चाहेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगी, क्या लगता है बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? t-2 रहेगा बच्चे, है ना। रेडियन के कोई डायमेंशंस नहीं होते और सेकंड स्क्वायर का t-2, तो डायमेंशंस ही हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक, ले लूं बच्चों, सवाल लगाऊं? लिखिए लिखिए लिखिए। हम्म, ये बच्चों आपको दिया हुआ है ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे सवाल पूछ लिया गया है, फाइंड द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हो। 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। तो बच्चों आपको सवाल में पूछा गया फाइंड द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो बच्चों अगर डिफरेंशिएट कर देंगे इसको अल्फा, तो डी ओमेगा बाई डी टी बन जाएगा। डिफरेंशिएट करिए तो 1.5 टी का डिफरेंशिएशन 1.5 माइनस 60 और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। बोलिए सही है ना बच्चों? और चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 बोला गया है तो ये 0 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1.5 बाय 6, तो ये बच्चों 1/4 आ जाएगा, सही है ना? ठीक है। अब बच्चों इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1/8 सेकंड। बच्चों करेंगे नहीं सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, बस मुझे बता दो कि सर ये इसका प्रोसेस रहेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों अगर एवरेज पूछा जाए, जैसे इंस्टेंटेनियस पूछा गया है तो हमने, ठीक है, हम डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे। अब अगर एवरेज अल्फा पूछा जाए तो बच्चों एवरेज अल्फा निकालने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल टाइम है वो पहले रख देंगे, तो ओमेगा जो है 1/8 सेकंड में निकाल लेंगे, और फिर ओमेगा जो है 0 सेकंड पे निकाल लेंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे जितना टाइम में पूछा गया है, तो बच्चों ये अल्फा एवरेज आ जाएगा।
मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक। एक और बच्चों इसी में सवाल थोड़ा सा करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए। ठीक, बदल दो बच्चों स्लाइड। ठीक। अब बच्चों एक और थोड़ा सा डेफिनेशन, जैसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन के लिए दो डेफिनेशन पढ़ते थे, एक तो डीवी बाई डी टी पढ़ते थे और डेल्टा वी बाई टी या तो डीवी बाई डी टी। एक और बच्चों लीनियर वेलोसिटी के हम लोग पढ़ते थे कि वी डीवी बाई डी एक्स, ये भी हमारा लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता था। तो बच्चों उसी के आधार पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इस ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक फॉर्म है ना? और ये आपको तब लगाना है जब ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो, ये तब लगाना है जब ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। ठीक है ना? किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? जैसे मैं एक कर लो आप इसी में, मैं ओमेगा देता हूं आपको अंडर रूट थीटा रेडियन पर सेकेंड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट थीटा इज इक्वल टू 6। बेटा ये लिखा है मैंने बैक साइड में, बस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा बराबर अल्फा। कितना आ रहा है बच्चों? 1/2 आ रहा है? ठीक ठीक। हाँ करते हैं सॉल्व बच्चों। तो देखिए ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया गया है और अल्फा पूछा गया है, तो अल्फा बराबर आप ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट थीटा है, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो बच्चों देखिए थीटा के पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों ये वन बन जाएगा 1/2 थीटा के पावर -1/2, जो कि बराबर होगा 1/2 अंडर रूट थीटा। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा की वैल्यू बच्चों 1/2 अंडर रूट थीटा आएगी। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बच्चों 1/2 रेडियन पर सेकंड। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? हाथ उठाइए। बच्चों जिनका गड़बड़ था, कुछ पूछना चाहेंगे सर ऐसा कर रहे थे क्यों गलत हुआ, पूछ सकते हैं आप। थीटा बराबर 60 डिग्री का कोई महत्व तो नहीं था, ये ऐसे ही था। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, कांस्टेंट आ गया अल्फा, कोई जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। अगर लेकिन जरूरत पड़ जाती, जैसे मान लीजिए एक समझाने के लिए कि अल्फा की वैल्यू मान लीजिए आ जाती 1/2 थीटा, कुछ ऐसे आ जाता, तो बच्चों फिर अल्फा की वैल्यू आप कितना रिपोर्ट करते? मान लीजिए एक अल्फा की वैल्यू आ जाती सॉल्व करने के बाद 1/2 थीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितना रिपोर्ट? ठीक है बच्चों, देखिए आप ये अगर कर देते ना, ये बिल्कुल गलत होता, ये गलत है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रेडियन में। आपको रखना चाहिए अल्फा बराबर 1/2 पाई बाई 3 होगा ना? हाँ 1/2 पाई बाई 3, पाई बाई 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा।
30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एकदम गलत हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा बच्चों थीटा आए तो हमेशा आप उसको कन्वर्ट करके लिखिएगा। किसी को कंफ्यूजन है, किसी को नहीं पता था, ये जानकारी नहीं पता थी, तो भैया लिख लीजिए इसको आप। आगे बढ़ चलें बच्चों। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आपका कुछ मान लीजिए बना तो नहीं, इसमें कांस्टेंट बन गया, पर मान लीजिए अगर कुछ थीटा का फंक्शन आ जाता तो हम डायरेक्ट 60 डिग्री नहीं रखते, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको पाई बाय 3, क्योंकि डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, पाई रेडियन एसआई यूनिट है, तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते पाई बाय 3 आता, तो इसका जो आंसर बनता वो पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बनता। ठीक है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सवाल बन सकते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करके ही आप हमेशा लिखिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ चले बच्चों, बोलिए बेटा। ओके, डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो देखिए क्या रहता है कि जैसे y बराबर अंडर रूट एक्स है मान लीजिए, और इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो ये x के पावर 1/2 ही तो लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? nx के पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है ना आपको? तो अब यहाँ पे देखिए थीटा के पावर 1/2 लिखा है, तो थीटा के पावर 1/2 यानी n की जगह 1/2 लिखा है, तो 1/2 x के पावर n-1, ठीक है ना? तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2, फिर आगे जा सकते हैं। बच्चों बढ़े आगे? ठीक। अगला लिखिए, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लीनियर एक्सेलरेशन को। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो या ना हो, लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, भले ही वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया बच्चों, मान लीजिए पॉइंट ए से शुरू करता है, बी से होता हुआ सी, डी, ऐसा पूरा ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर इंस्टेंट पे बच्चों पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। जैसे v पे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो v पे ऐसे होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, b पे ऐसे होगी, c पे ऐसे होगी, और d पे ऐसे होगी। और बच्चों ये ऐसा नहीं कि क्वार्टर में ही चेंज होगी कि भाई a से फिर b पे ही चेंज होगी फिर c पे, ऐसा नहीं, हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए b डैश पे आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। कहने का मतलब है बच्चों ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी मान लीजिए 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 10 ही रेडियन पर सेकंड मेंटेन्ड है थ्रू आउट। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भी ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग ही डिस्कशन होगा, उस पर भी आएंगे हम लोग। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भी देखिए बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, तो पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है बच्चों, और उस एक्सेलरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहली चीज बच्चों, अभी पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है, थोड़ी देर के बाद नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी डिस्कशन, अभी हम लोग केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात, ठीक है। तो अगर बच्चों पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उस पे एक्सेलरेशन आ रहा है, और बच्चों उस एक्सेलरेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहली चीज कि बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब पार्टिकल कहीं पे भी हो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा बच्चों सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगा। ठीक है, जहां पे भी, हाँ बोलिए।
हाँ, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी हमेशा सेंटर की तरफ होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, हमेशा। हाँ, सेंटर की तरफ होगी ना। क्या बोल रहे हो आप? क्या डाउट है आपको? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा कि ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूं। बढ़िया डाउट है। देखिए, मान लीजिए बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बच्चों थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि पूछा है, अच्छा पॉइंट है, स्किप नहीं करना है इसको। मान लीजिए बच्चों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। एंगुलर स्पीड कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ओमेगा लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो बच्चों ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी, एक्सियल वेक्टर है। और ओमेगा लगातार बढ़ता जा रहा है ना। देखिए ओमेगा कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने के लिए पार्टिकल को, पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड है उसको चेंज होना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हो सकते हैं बच्चों, या तो बढ़ रही हो या तो घट रही हो। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर पैरेलल होंगे इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर बच्चों ओमेगा डिक्रीज कर रहा हो, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो, तो बच्चों आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ओमेगा घट रहा हो तो एंटी पैरेलल होंगे, बिल्कुल। तो ओमेगा वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। क्या बच्चों बात समझ में आई है? ये बिल्कुल लीनियर एक्सेलरेशन की तरह है। अगर स्पीड बढ़ रही है पार्टिकल की तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर स्पीड घट रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर बच्चों ये बात तुम लोग को समझ में आई होगी तो मैं आपको एक कंडीशन या एक सिचुएशन देता हूं, आप थोड़ा आंसर बताइएगा इसका। मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ इस तरह से पार्टिकल है और ऐसा कुछ बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज। और बच्चों ये बताया गया कि इसकी ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लॉकवाइज ओमेगा कर रहा है और ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बच्चों अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स होगी पक्का? कैसे बच्चों, कैसे पता चला आपको? हाँ, बिल्कुल सही है। ओमेगा चूंकि बच्चों बढ़ रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ रहा है। ऑपोजिट होगी तब जब ओमेगा घटेगा। अच्छा, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब ओमेगा की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है और ओमेगा लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ओमेगा और अल्फा को पैरेलल होना चाहिए, तो अल्फा भी इनटू द प्लेन होगा। क्लियर है ना बच्चों सबको? तो इस केस में अल्फा की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट्स होगी। क्लियर है सबको? हाँ बोलिए। हाँ, दो दो ही केस हो सकते हैं बेटा, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, हाँ हाँ मैं करूंगा। आप ये बच्चों थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा इज एंटी पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। अगर आपको कहीं पे भी अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। और अभी लीनियर एक्सेलरेशन में बच्चों हम लोग को काफी डिस्कशन करना है अभी। ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा ओमेगा पैरेलल, अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा अल्फा एंटी पैरेलल। चलिए बच्चों लिख लिया हो तो फिर अगली स्लाइड में चलें फिर। हाँ हाँ, बैक। रुक जाइए, कौन सी स्लाइड आप देखना चाह रहे हो? ये वाली? ये वाली? ये इसमें इसको, हाँ इसको अभी मत नोट करिए, इसमें मुझे अभी बहुत डिस्कशन करना है, इस पे मत परेशान होइए। आप ये लिख लीजिए पहले, जिसका ये लिख गया है वो लिख लीजिए, फिर अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में काफी चर्चा होगी, तो पहले आप ये लिख लो बस। ये हो गया बच्चों?
अभी सेंट्रीपेटल वाला मत नोट करिए, इसमें थोड़ा सा और बताना है। तो जो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी देख लिया। अब लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके साथ एंगुलर वाले जो वेरिएबल है वो तो एसोसिएटेड होंगे ही, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उसके साथ ही साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्क लेंथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देख लिया, v बराबर r ओमेगा। अब बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन किस तरह से अल्फा से एसोसिएटेड है, या लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अब उस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आसान वाला केस लेते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बच्चों उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्योंकि बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल में एक्सेलरेशन आता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी हो, पार्टिकल पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो बच्चों अगर आप एक चीज नोटिस करिए, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हमेशा सेंटर की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन की जो मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी बच्चों वेरिएबल है, क्योंकि हर मोमेंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है, मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको, लेकिन वेरिएबल होगा, क्योंकि बच्चों ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, या कुछ जगह बच्चों आपको रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ मिलता है। रेडियल एक्सेलरेशन क्यों? रेडियस के डायरेक्शन में, है ना, रेडियस के अलोंग लगता है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, या आप इसको रेडियल एक्सेलरेशन बता दीजिए, रेडियस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? ए सेंट्रीपेटल इज ऑलवेज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सही वैल्यू कैसे आई तो मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा बच्चों, हालांकि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। तो बच्चों ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देखिए बच्चों लीनियर वेलोसिटी से भी रिलेटेड है और एंगुलर वेलोसिटी से भी रिलेटेड है। तो वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, नोट कर लीजिए बच्चों इसमें, और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जब बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर सवाल कर लेंगे। लिखिए 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 लिखिए। ठीक ठीक, ओके, हाँ लिखिए लिखिए।
बच्चों इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान से सुनिए, ठीक। ए सेंट्रीपिटल जो बच्चों वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए बच्चों पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो इसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई आर, जहां पे जो वी है बच्चों वो पार्टिकल की स्पीड है इस मोमेंट पे। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों तो वी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमेशा वी स्क्वायर बाई आर, तो ये मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बच्चों डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होगी। तो पॉइंट डी पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो पॉइंट ए पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बट ये बोलना कि जो डी पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो पॉइंट ए पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शंस दोनों की अलग है। एक वर्टिकली अपवर्ड है और एक वर्टिकली मतलब एक लेफ्टवर्ड्स। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और सवाल करेंगे बच्चों इसमें, तो थोड़ा सा और आपको आइडिया लगेगा। बहुत आसान है बच्चों, इसको करिए जरा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन की वजह से वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हाँ, इसका आंसर बताइए बच्चों, कोई डाउट है तो फिर हम लोग डिस्कशन। ठीक ठीक ठीक। बच्चों देखिए, ए सेंट्रीपिटल मैंने अभी आपको बताया वी स्क्वायर बाई आर। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब भी एक्सेलरेशन आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में भी तो आएगा ही आएगा, वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ए सेंट्रीपिटल बराबर वी स्क्वायर बाई आर, या बच्चों इसी को हम लोग लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। अब बच्चों इस सारे ऑप्शन में देखिए तो ओमेगा स्क्वायर आर मैच नहीं कर रहा है, ओमेगा बाई आर मैच नहीं कर रहा है, वी आर कोई ऐसा नहीं है मैच नहीं कर रहा है, एक ही ऑप्शन बचता है वी ओमेगा। कैसे निकाल सकते हो आप? एक वी रहने दो बच्चों और एक वी बाई आर कर दो, तो वी इंटू ओमेगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वी एंड ओमेगा, तो वी ओमेगा हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट। बोलिए बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चे, रुक जाइए, पहला स्टेटमेंट गलत है आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो सर्कुलर मोशन करेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, वी ओमेगा। हाँ बच्चों बदल दो स्लाइड, अगला सवाल करें। ये देखिए बच्चों एक और, बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। क्या कह रहे हैं आप, फिर से बोलिए। बेटा v बराबर आर ओमेगा है तो ओमेगा बराबर वी बाई आर लिख सकते हैं। बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज और आर करेक्ट, तो मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, तो आपको जो जो ऑप्शन सही लग रहे हैं वो आप लिख लीजिए। ओके, ए और सी बस सही है, दो, केवल ए। ओके, ए एन सी, सी भी होगा। ठीक, बच्चों पहले वाले में तो किसी को कंफ्यूजन है नहीं, ये तो 100% सही होगा, वी और ओमेगा परपेंडिकुलर, वी ओमेगा क्रॉस आर, है ना। ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा ये पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, या तो इसके पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। ओमेगा मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ओमेगा परपेंडिकुलर टू अल्फा हो जाए। कारण ये है, अगर ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर हो गए तो अल्फा कभी भी ओमेगा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा। तो ओमेगा अल्फा का काम ही है ओमेगा को चेंज करना, परपेंडिकुलर हो गया तो कभी चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो गया। अच्छा, वी परपेंडिकुलर टू एसी, एसी मतलब बच्चों क्या मतलब हो गया, एसी का मतलब
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो बच्चों ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगा और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। बोलिए ठीक है ना बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर होंगी, तो ये सही होगा। ओमेगा परपेंडिकुलर टू एसी, ये भी सही होगा बच्चों। देखिए ओमेगा एक्सियल वेक्टर है, मतलब या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, एक्सियल वेक्टर है। और एसी बच्चों प्लेन में रहेगा, कुछ भी हो जाए एसी कभी भी इस प्लेन के बाहर नहीं जाएगा, तो ओमेगा वेक्टर हमेशा एसी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों ये तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो होंगे बच्चों ए, सी और डी होंगे। किसी को डाउट है बेटा? ठीक, जब बोलिए तो फिर अगला सवाल किया जाएगा। तो इसमें बच्चों जो भी नोट करना चाहते हैं वो बस ये नोट कर लो कि ओमेगा परपेंडिकुलर वी होगा, वी परपेंडिकुलर एसी होगा, ओमेगा परपेंडिकुलर एसी होगा, अगर कोई अगर नोट करना चाहे। अम, एक और सवाल देखिए बच्चों। ठीक, कर देते हैं सर, कर देते हैं। आप ये सवाल करिए फिर कर देते हैं। ओके, ठीक है। चलिए मैं किसी से पूछ लेता हूँ, मुझे एक्सप्लेन कर दें। मुरादाबाद पाठशाला 09 कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बेटा? क्या सही है, क्या गलत है? असर्शन रीजन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मुरादाबाद 09 कोई एक्सप्लेन करना चाहता है बेटा? सही बात है। हम्म, बिल्कुल सही है। सही बात है। तो ए फॉल्स है, रीजन इट्स ट्रू। बहुत सही एक्सप्लेनेशन है बच्चों। देखिए पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें तब भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आएगा ही। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, तो बिना फोर्स के तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा, भले ही वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। इस वजह से असर्शन गलत है, रीजन सही है। आ जाइए बच्चों, एक और सवाल। ओके बच्चों, जिसका और कुछ कुछ आ रहा हो बताना चाहे तो बता सकते हैं। ए, ओके। ठीक, आ जाइए बच्चों, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बाद भी आप सबको पता है बच्चों कि लीनियर वेलोसिटी को चेंज होना होता है सर्कुलर मोशन के लिए, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अब बच्चों इन्होंने बोला है कि एवरेज एक्सीलरेशन फॉर हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब पार्टिकल मान लीजिए बच्चों पॉइंट ए से शुरू करता है, उसकी स्पीड v है, आधा चक्कर मार के यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बच्चों एवरेज लीनियर एक्सीलरेशन निकालें हाफ रिवोल्यूशन के लिए, बच्चों आप ऐसा लिखेंगे ए एवरेज बराबर फाइनल वेलोसिटी, तो बच्चों माइनस वीजे कैप लिखेंगे, है ना, वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा।
माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे बच्चों तो वीजे कैप प्लस का रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम जो होगा बच्चों हाफ ऑफ द टाइम पीरियड होगा। तो अगर यहां से थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच जाएगा -2v डिवाइडेड बाई t/2 टाइम्स जे कैप। क्योंकि बच्चों मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हो रहा है तो जे कैप को ड्रॉप कर देते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, किसी कुछ डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा, यह आ जाएगा 4v डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड को बच्चों मैं लिख देता हूं 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। अब बच्चों v ओमेगा ये कुछ जाना पहचाना सा वैसे लग रहा है, अगर बच्चों थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया चल रहा हो तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2 बाय पाई और ये वी ओमेगा जानते हो क्या बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना बच्चों। तो ये AC के बराबर होगा, तो बेटा डिवाइड कर दोगे तो A एवरेज डिवाइड बाय AC बराबर 2 बाय पाई हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? क्या बेटा? ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन यही होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वीजे कैप, फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ माइनस वीजे कैप। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो -2v डिवाइड बाई t/2 जे कैप। आधा टाइम पीरियड क्यों होगा? पूरे का अगर टाइम पीरियड t है तो आधा टाइम पीरियड आधे रिवॉल्यूशन के लिए t/2 होगा, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई हो गया, और टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो रख दी 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो ये 2 बाय पाई, और जो v ओमेगा होगा बच्चे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और यही उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। हर मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो तो अंदर की तरफ v स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, और जो एवरेज के लिए निकाला है वो एवरेज होगा, दोनों का रेशियो लेंगे 2 बाई पाई आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट है बच्चों, कुछ पूछना चाहते? सवाल पढ़िए बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ अ रिवॉल्यूशन इज डॉट डॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब पूछा है कि जो ए एवरेज है वो कितने टाइम्स है वी स्क्वायर बाई आर के, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, अगली हेडिंग डालिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ लिखिए लिखिए, हाँ नोट करिए। ठीक, जिन लोगों ने लिख लिया बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों आप लोग सवाल कैसे नोट करते हैं, मतलब कैसे करते हैं आप? पूरा लिखते हैं क्या, कैसे करते हैं आप सवाल नोट? अच्छा, मतलब जो जो दिया है और जो पूछा है ना एकदम। अच्छा बच्चों चलिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज समय नहीं रह गया है। और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी कल ही डिस्कशन करेंगे। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय बच्चे, बाय। हाँ यार, डीपीपी। बाय बेटा, बाय 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 बाय। बाय बच्चे। बर्थडे की पार्टी अब जब मिलेंगे तब लिया जाएगा, रिदम से सिलेक्शन हो जाएगा तब लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जय हो, जय हो बच्चों जिनका। बोलिए बेटा। इससे पहले वाली स्लाइड नोट कर सकते हो ना बेटा, डाउनलोड करके तुम लोग कोई भी। कौन सा, ये वाला लिखना है?
काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, फोर्स टाइम का निकलवाया है। अब एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या दे रखा है? ऐसा है। और वाई एक्स एक्सिस में क्या है बेटा? ओके, ठीक है। और क्या पूछा है बच्चे आपसे? ठीक है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को y बराबर mx टाइप का है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर कांस्टेंट टाइम, और पूछा है फोर्स टाइम कितना होगा, फोर्स टाइम का ग्राफ क्या होगा, है ना? एक सेकंड बच्चे, एक एक करके करते हैं, पहले इनका सॉल्व कर देते हैं, फिर आपके क्वेश्चन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ct, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, E के बराबर कांस्टेंट ct, ठीक है? तो यही वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बाय ऑल फोर्सेस, जीरो काइनेटिक एनर्जी। बेटा फोर्स और टाइम का पूछा है क्या? काइनेटिक एनर्जी टाइम देके फोर्स टाइम पूछा है? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। जा सकते हैं बच्चे, जिनका हो गया है और कोई डाउट नहीं, जा सकते हैं। टी के बराबर फोर्स इंटू डी की बाई डी टी। बेटा यार ये फोर्स और किसका, फोर्स वेलोसिटी का पूछा है क्या? फोर्स वेलोसिटी का कुछ ऐसा है, या फोर्स टाइम का पूछा है? फोर्स टाइम का पूछा है। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, अच्छा फोर्स में अच्छा चलो, तुमने क्या निकाल लिया? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ऐसा निकाला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ऐसा आया है? हाइपरबोलिक, मतलब एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, बट नेचर वैसा रहेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा फोर्स घटता जाएगा। ठीक है, नहीं आपका आपका रिलेशन ये है ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, है ना? तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो अगर आप ऐसा कर्व खींचोगे, देखो समय तो हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा, ठीक है? तो आप जैसे जैसे समय बढ़ाओगे फोर्स की वैल्यू घटेगी, क्योंकि समय बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, ठीक है ना? वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये वाला? नहीं नहीं, पैराबोला रेक्टेंगल नहीं होता, हाइपरबोला होता है। हाँ, तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ऐसा। हाँ, हम्म हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाला फंक्शन और ये बिल्कुल अलग है, ठीक है? इसका काम बिल्कुल अलग है। ये समय बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, यहाँ पे एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा। तो इन दोनों को ऐसा नहीं है कि ये नीचे आ जाएगा तो इसको भी नीचा कर देंगे, वैसा नहीं है, ये ऐसा ही आएगा फोर्स टाइम का, ठीक है? चलिए बच्चों देखो, मेरी मैं 2 मिनट और रुक पाऊंगा, मेरी क्लास है, आप जल्दी जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है। हाँ बोलो। हम्म हम्म हम्म। ओके, मतलब ये नीचे आ जा रहा है ग्राउंड पे। ओके, और बेटा देखो, टेंशन अगर सेम थ्रेड से कनेक्टेड है, टेंशन सेम होगा, ठीक है?
और ये नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका जो वर्क डन आएगा बेटा, ये टी डॉट एस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, इसका वर्क डन नेगेटिव, और इसका करोगे तो जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्क डन जो है पॉजिटिव आ जाएगा, टोटल करोगे तो 0 आ जाएगा।